गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 7th क्लास का सेकंड लेसन हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि नए नए राजाओं का उदय हुआ था और नए नए राजा यानी अपने प्रभाव को दिखाने के लिए अनेक क्षेत्रों पर यानी विजय प्राप्त कर रहे थे, अपने राज्य को बढ़ाकर साम्राज्य प्राप्त कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे, जो आज की हमारी एडिंग है बेटा वो है चोल राज्य। चोल राज्य के बारे में यानी हम पढ़ेंगे आज। आप देख सकते हैं कि पहले चोल जो राज्य है बहुत छोटा था और उसके बाद जैसे ये क्षेत्र जो दिखाया हुआ है, ये क्षेत्र कितना उसने बढ़ा लिया है। तो हम चोल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चोल राज्य के बारे में। जैसे उरैयूर से तंजावुर तक, यानी जो चोल राज्य था बेटा, इसने कैसे मतलब उरैयूर से तंजावुर तक अपना राज्य स्थापित किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुठियार नाम से प्रसिद्ध एक परिवार से, छोटे से मुखिया की परिवार, यानी कहने का क्या अर्थ है, कावेरी डेल्टा में मुठियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। आप ये देखिए कि कितना छोटा सा परिवार था और कितनी सत्ता थी और कहाँ से कहाँ तक उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। कांचीपुरम के पल्लव राजा के महातत थे। ये महातत का अर्थ महात्मा, यानी वहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति। उरईयार के चालुक्य वंश प्राचीन मुखिया परिवार के विजाल्य ने 9वीं सदी में मध्य में मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर यानी कब्जा कर लिया था और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निस्बुद्दीन देवी का मंदिर बनवाया। यानी तंजावुर शहर में निसुम्ब सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया चोलों ने। इसके बाद है बेटा हिमालय। विजयल्य के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य और क्षेत्र शक्ति दोनों, यानी उसने जब उत्तराधिकारी यानी पड़ोसी इलाकों को या आसपास वाले क्षेत्रों को जीत लिया तो जो उसका राज्य था उसका क्षेत्रफल बढ़ गया और उसकी शक्ति बढ़ने के कारण उसका प्रभाव भी बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, क्योंकि हम चोल के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो आप याद रखें कि चोल वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राजराज प्रथम। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। 985 में वह राजा बना था और उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, राजराज का पुत्र है राजेंद्र प्रथम, ने उसकी नीतियों को जारी रखा। यानी जैसा नियम उसके थे राजराज के, वैसे ही राजेंद्र प्रथम ने भी उन्हीं नीतियों का अनुकरण किया और उसने गंगा घाटी से श्रीलंका तथा दक्षिण में पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसे एक जल सेना भी, यानी उसने जैसे जल सेना के माध्यम से इतने क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की। तो इसके बाद है बेटा हमारा भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। भव्य मंदिर का अर्थ होता है जो बहुत विशाल और भी मंदिर होते हैं जिनकी शान शौकत देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। कांस्य मूर्ति होती है जो मंदिरों में मूर्तियां रखी होती हैं। कांसा एक धातु है, कांसे से बनी मूर्तियां। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर में ये मंदिर तंजावुर का सबसे महत्वपूर्ण है। गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है कि जो कहने का अर्थ है कि चोल वंशों में जो राजराज थे और राजेंद्र प्रथम थे बेटा, उन्होंने तंजावुर में एक गंगईकोंड चोलपुरम में ऐसा मंदिर बनवाया था कि वह मंदिर बहुत भव्य था और उसमें कांस्य की मूर्तियों का जो चित्रकला या कलाकारी की गई थी वह देखने लायक थी। तो चोल मंदिर में अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली वस्तुओं के केंद्र बन गए। तो ऐसा हुआ जब उसने वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया तो मंदिर के आसपास यानी लोग आकर, क्योंकि मंदिरों में दर्शन करने के लिए लोग आते थे और मंदिरों के आसपास रहकर बसने लगे। और ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। शिल्प उत्पादन का अर्थ है जो कलाकारी की जाती है। ये जो लोग बस्तियां बनाकर रहते थे वहाँ पर, यानी ये शिल्प भी जानते थे, हाथ से बनी मूर्तियाँ वगैरह। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न होते थे। तो जो मंदिर का निर्माण किया जाता था बेटा वो
मंदिर को जो भूमि दी जाती थी, जिस स्थान पर मंदिर बने होते थे, वह शासकों व गांव के जो अन्य सामंत लोग होते हैं उनके द्वारा दान की गई भूमि पर मंदिरों का निर्माण होता था। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास यानी भूमि पर जो आसपास से यानी जो भूमि दान में दी गई थी, उस भूमि से जो भी उपज उत्पन्न होती थी उससे मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का खर्चा निकलता था। जैसे उसमें पुरोहित शामिल थे, मालाकार थे, बावर्ची थे, मेहतर थे, यानी ये सब लोग थे जो मंदिरों के आसपास, ये मंदिर आप देख सकते हैं। संगीतकार थे, नर्तकी थे, यानी ये जो मंदिरों के आसपास रहते थे ये लोग थे बेटा। इनका खर्चा यानी मंदिर के आसपास जो भूमि थी और जो आसपास लोग रहते थे उनका खर्चा निकलता था दान में दी गई भूमि से। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के ही स्थान नहीं थे, यानी लोग पूजा आराधना तो करने आते ही थे, इसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, यानी कांस्य की मूर्तियां इतनी सर्वश्रेष्ठ थी कि संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, कि संसार में सबसे जो रोमांचक होती हैं यानी दर्शनीय होती हैं, सबसे ज़्यादा फेमस थी कांस्य की मूर्तियाँ। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी, यानी जो भक्त विशेष होते हैं मंदिर में उनकी भी बनाई जाती थी। आप मूर्तियों का चित्र देख सकते हैं कांस्य की। अब है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुई। जैसे कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है, यानी कावेरी नदी जैसे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले वे कई छोटी छोटी शाखाओं में यानी बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछलती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती हैं, और शाखाओं का पानी कृषि चावल की खेती के लिए यानी आर्द्रता कम हुआ, यानी जो पानी यानी शाखाओं में बंटने के कारण जो पानी नदी से बहता है, तो साथ में यानी पास वाले स्थान पर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और उपजाऊ मिट्टी में सबसे ज़्यादा चावल की कृषि यानी सबसे ज़्यादा उपज अच्छी होती है, तो चावल की कृषि यानी वहाँ पर की जाती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, और 5वीं या 6वीं सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर कृषि होने लगी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ कर किया गया, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध का अर्थ होता है बेटा बांध बनाए गए, और पानी जो खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना, यानी खेतों में पानी ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाने लगी, यानी सिंचाई के माध्यम से। इसके बाद है बेटा हमारा कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम का अर्थ होता है बेटा बनावटी रूप से, यानी कृत्रिम होता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हम ये लगा कर भूमिगत पानी के द्वारा यानी जो सिंचाई करते हैं, तो कृत्रिम का अर्थ ये होता है। सिंचाई की पद्धति अपनाई गई यानी कृत्रिम रूप से। कुछ इलाकों में क्या किया गया कृत्रिम, आप देख सकते हैं कुएं खोदे गए। कई जगह पर बारिशों के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर यानी तालाब बनाए गए, और सिंचाई के नाम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ज़्यादातर नए शासकों साथ साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में दिलचस्पी दिखाई। अब है बेटा हमारा साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां, जो ये क्वेश्चन आप याद रखना है भाई, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती हैं, याद रखें। किसानों जहाँ पर किसान लोग रहते थे बस्तियां बनाकर, उस क्षेत्र को उर नाम से जाना जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी ये बस्तियां। इस तरह से के गांव के समूह को और गांव किसानों की बस्तियों को उर और गांव के समूह को नाडु के नाम से जाना जाता था। आपका क्वेश्चन भी आता है उर और नाडु में अंतर बताएं। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु
के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में यानी क्या नाम दिया था, मुवे दवेलन। ये भी याद रखें आप। राजाओं की को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान होता है मुवे वेदलन। अरियार यानी ये प्रधान लोगों को यानी उपाधि जैसे दी जाती थी और केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। किनको, अरियार को। हमने देखा बेटा इसमें कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि यानी अनुदान का अर्थ है दान में दी जाती थी, ब्रोदय प्राप्त होता था यानी उनको ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त हो जाती थी। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत में दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्राह्मणों की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों को एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक यानी सावधानीपूर्वक की जाती थी। इनके निर्माण में शिलालेख, मंदिरों की पत्थरों पर दीवार ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग अक्सर शहरों और प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिगलपुट जिले के उत्तर मेरूर में प्राप्त अभिलेख बेटा जो पत्थर पर लिखे जाते हैं, आपसे बताया था राजाओं की प्रशंसा के बारे में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का एक संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इनकी सदस्यत्व के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्थर पर छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे यानी जो लोग फेमस होते थे, और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के यानी जैसे जो फेमस होता है हम पर्ची निकालते हैं तो इस प्रकार छोटे बच्चे से पर्ची निकाली जाती थी। इसके बाद है बेटा लेसन बेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है आज। तो थैंक यू बेटा आज के लिए।